बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फोटोसिंथेसिस के सिलसिले में लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट किया था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में, और उसमें हमने डिस्कस किया था फोटो सिस्टम्स कि फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं, फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है। अब हम आगे चलेंगे और अब हमने क्या देखना है कि जो इसमें ख़ास तौर पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, इसको हमें पहले बताना है कि इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं। 2 मेजर टाइप्स हैं किसकी? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की। अब इसमें जो 2 मेजर टाइप्स में सबसे पहले हमने किसको डिस्कस करना होगा? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। पहला इसमें क्या आएगा? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन का नाम, उसके हवाले से हमें इसको डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले हमें किसे डिस्कस करना है? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब देखिए, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहे हैं कहाँ से? फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 टू कहाँ जाएंगे? टुवर्ड्स द फोटो सिस्टम 1। किसके थ्रू जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाते हैं। तो अब देखिए, इसमें हमने क्या देखना है कि जो एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसको आप टेक्निकली आप क्या कहते हो? फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, कैसे होता है। इसके लिए स्टूडेंट्स देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू, किसके थ्रू जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ईटीसी मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाएंगे। एनर्जी है फिर क्या होती है? इसमें से रिलीज होती है। एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज होती है जो कि यूज होगी, विच इज यूज्ड। ये एनर्जी फिर क्या होगी? यूज करेगी, यूज बाय थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन इस एनर्जी को यूज करेगी, किस लिए? टू प्रोड्यूस एटीपी। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे? एटीपी प्रोड्यूस होंगे। और ये एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है, ये जो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमने इसको अभी डिस्कस भी करना है आगे चलकर, जिसे आप कहते हो कीमोऑस्मोसिस। किसके थ्रू होगी? कीमोऑस्मोसिस के थ्रू इसमें एटीपी प्रोडक्शन होती है। कहाँ पे होती है? स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन जनरल आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली कहाँ होती है वो भी हम इसको डायग्रामेटिकली मज़ीद इसको एलेबरेट करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट होते हैं मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकें, क्योंकि ये चीज़ें अहम हैं। अब देखिए, इसमें एटीपी जो फॉर्मेशन हो रही है, किस में हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है। और किस दौरान हो रही है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे? फोटो फॉस्फोराइलेशन का नाम भी देंगे। और ये चूँकि किस में हो रही है? नॉन साइक्लिक पाथ में हो रही है। तो नॉन साइक्लिक पाथवे में अगर होगी तो उसे क्या कहोगे? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन का नाम दोगे। ये एटीपी जो बनते हैं, ये फिर क्या प्रोवाइड करते हैं? केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किस में? डार्क रिएक्शन में, यानी केल्विन साइकिल में। क्या बनाने के लिए? शुगर की सिंथेसिस के लिए। ये फिर केमिकल एनर्जी आगे चलकर प्रोवाइड करेंगे। अब इसी तरह से फिर मज़ीद आगे देखिए कि फोटो एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम 1 कैसे होता है। फोटो एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम 1, इसके बारे में देखें कि लाइट जो होती है, आपको मालूम है फोटो सिस्टम 2 हमने पढ़ा, वो क्या था? P680 था। वहाँ पे भी सनलाइट जो है बेसिकली सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी जो होती है वो स्ट्राइक करती है किस पे? फोटो सिस्टम 2 पे, और वो बूस्टअप होता है और हाई एनर्जी लेवल पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। कहाँ से?
683। तो यहाँ भी आप देखिए कि फ़ोटो एक्साइटेशन फ़ोटो सिस्टम 1 की कैसे होगी कि इसमें आपको मालूम है लाइट जो होगी एब्जॉर्ब होती है किसके ज़रिए होगी, लाइट एब्जॉर्ब बाय P700। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जिसको आप क्या नाम देते हो, P700। किसका है ये, ऑफ फोटो सिस्टम 1 का है। ये किसका है, फोटो सिस्टम 1 का है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये बूस्ट, ये लाइट एब्जॉर्ब होगी और वो किसको बूस्ट करेगी, P680 को। और फोटो सिस्टम 1 ये एक्साइटेड होने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी और इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये किस तरफ मूव करेंगे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका है, ऑब्वियसली फोटो सिस्टम 1 का है। इस तरह से ये अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच चुके हैं, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँच चुके हैं और फोटो सिस्टम 1। उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट NADPH फॉर्मेशन होगा, NADPH फॉर्मेशन। व्हाट इज NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो तो ये क्या कहलाएगी, इसकी रिड्यूस फॉर्म कहलाती है। अब देखिए इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है, अभी जो हमने बताया था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका, फोटो सिस्टम 1 का, ऑफ फोटो सिस्टम 1। ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटो सिस्टम 1 का, ये क्या करेगा, पास करेगा फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ, पासेस फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये किधर ले जाएगा, फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आपने देखा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहले आई थी, अब ये क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके सामने आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कितनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे याद रखिएगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब ये कहाँ मूव करेंगे, दे विल मूव टुवर्ड फेरिडॉक्सिन जो है इसको एब्रीवेट करेंगे FD से। ये क्या है, फेरिडॉक्सिन, आयरन कंटेनिंग क्या है, प्रोटीन है, ये भी फेरिडॉक्सिन की तरफ चले जाएंगे। ओके, अब फेरिडॉक्सिन जो है उसके बाद इसमें आपने देखना है कि नेक्स्ट फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ जाएंगे। एक एंजाइम का यहाँ पे हमने रेफरेंस देना है बच्चों, एंजाइम क्या है, NADP रिडक्टेज, नाम से जाहिर है देख सकते हैं रिडक्टेज। ये NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम कहाँ से, ये फेरिडॉक्सिन से इसको कहाँ लेके जाएगा, टुवर्ड्स NADP। इसका काम क्या है, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्रॉम फेरिडॉक्सिन टू NADP, किसको देगा, NADP। इस NADP का क्या मतलब हुआ, ये किस फॉर्म में, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। ओके, तो ये किसको देगा, NADP को देगा। ये बेसिकली कौन सा रिएक्शन होगा, इसको आप क्या कहोगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, इसको रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दोगे। इसमें ये क्या करता है, ये स्टोर करता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को किस फॉर्म में, स्टोर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स किस सूरत में, इन NADPH की सूरत में। तो ये इसका रोल होता है किस चीज़ का, ये NADP रिडक्टेज ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम फेरिडॉक्सिन टू NADP जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स प्रोसेस है।
रिडॉक्स प्रोसेस क्यों करते हैं? एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लेने हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन, जो ले रहा है उसकी क्या होगी? रिडक्शन। तो इसलिए हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। स्टोर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन NADPH। NADPH जो है ये, फिर इसके बारे में आपको मालूम हो कि ये डार्क रिएक्शन में इसका काम क्या होता है? प्रोवाइड रिड्यूसिंग पावर। कैल्विन साइकिल में इसका काम क्या है? प्रोवाइड रिड्यूसिंग पावर। और रिड्यूसिंग पावर किस लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? शुगर। शुगर बनाने के लिए कैल्विन साइकिल में वो आगे, हम इसको आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह बच्चों ये तो सारे इसके मेजर स्टेप थे। अब ज़रा ध्यान से इसका एक हम इसका जो स्कीम बनती है, जिसको जी स्कीम का नाम भी देते हैं, या जेड स्कीम्स की जो स्पेसिफिक शेप बिल्टअप होती है रिएक्शंस की, तो उसको हमने सिस्टमेटिकली डायग्राम के साथ उसको समराइज़ करेंगे ताकि सिस्टमेटिकली आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो। और जो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से जो उसकी बुक है उससे हट के अगर कोई इस तरह से कोई क्वेश्चन है तो वो भी आपको आइडिया हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, वो भी आपको साथ साथ क्लियर हो जाए। तो इसको हम थोड़ा सा इसका अब स्केच ड्रॉ करते हैं। P680 से आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है और ये इसका ताल्लुक किस से? फोटो सिस्टम 2 से। और इसके अराउंड हम क्या शो करते हैं? इस फोटो सिस्टम का एंटीना कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सेसरी पिगमेंट्स मिलती हैं, जिसमें आप रेफरेंस देते हो क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का, और साथ साथ किसका रेफरेंस देते हो? इसमें आप कैरोटीनाइड्स का रेफरेंस देते हो। तो इसमें आपको मालूम हो कि सबसे पहले क्या है कि लाइट के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि लाइट किस फॉर्म में होती है। लाइट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। ये हम शो कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस? सोर्स ऑफ लाइट। ये हमारे पास क्या है? सोलर एनर्जी। ये हम इसको शो कर रहे हैं लाइट को। और ये क्या है? बेसिकली किस फॉर्म में? ये फोटॉन्स, यानी पार्टिकल्स की सूरत में ये क्या है? एनर्जी होती है। वेवलेंथ की सूरत में हम इसको बताते हैं। ये आके एक्साइट करती है किन को? ये जो भी इसके एंटीना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स हैं। और एनर्जी जो होती है वो बाकायदा इलेक्ट्रॉन की सूरत में नहीं बल्कि रेजोनेंस की सूरत में क्या होती है? ये एनर्जी किस तरफ जाएगी? रिएक्शन सेंटर में वन और मोर मॉलिक्यूल किस चीज़ के होते हैं? क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं। और जब ये एक्साइटेड हो जाए तो फिर क्या होता है कि ये एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है तो ये क्या होता है? ये एक्साइटेड होने के बाद इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जिसका अभी हमने आपको नाम भी बताया था, फियोफाइटोन। अभी हमने इसका नाम भी बताया था किसमें? फोटो सिस्टम 2 के लिए जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे टुवर्ड्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। और ये क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों कहते हैं इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि ये इन्वॉल्व है इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हमने बताया था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की हम बात जब करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। इस वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना होता है। हमने पहले क्लियर कर दिया था कि लाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट होना वाटर मॉलिक्यूल का क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस। हालांकि अगर हम डायरेक्ट, हमने कहा था कि डायरेक्ट अगर लाइट की बात की जाए और लाइट की प्रेजेंस में वाटर स्प्लिट हो तो ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए बाकायदा हमने कहा था कि इन्वॉल्वमेंट किसकी है? इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है किसके? वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने में। इसीलिए तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करेगा वाटर मॉलिक्यूल को। और इसके अलावा हमने बताया था कि विदाउट एंजाइम ये पॉसिबल नहीं है। एंजाइम का नाम भी हमने बताया था। कौन सा एंजाइम होता है इसमें? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम का नाम भी इसको हम देते हैं। तो लिहाजा उस एंजाइम की प्रेजेंस में और किसकी वजह से? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? स्प्लिट होगा। इस तरह से हम इसको शो कर रहे हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसका जो
होल बिल्टअप हुआ था उसको फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे ताकि इसका होल फिल हो। बाकी साथ साथ इसमें ये देखिए ना, ये 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ चले गए और 2 प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ये 2 प्रोटॉन इसके यहाँ पे आ जाएंगे। और प्लस क्या होगा इसके साथ, इसमें से एटॉमिक ऑक्सीजन अलग होगी। हाफ O2 का क्या मतलब होता है, एटॉमिक ऑक्सीजन। और आपको ये भी पता हो कि एक एटम तो नहीं बल्कि ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल की सूरत में होता है। तो ये रिएक्शन एक साथ एक नहीं कई रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो लिहाजा हम बताते हैं जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं, एट अ टाइम आप 2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या होगा, 4 प्रोटॉन बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर कहाँ चला जाता है, एयर में चला जाता है और रिप्लेनिश करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, यानी उसमें जो रिफ्रेश करता है, जो किस में यूज़ हो रही थी, एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही थी, तो उसकी रिप्लेसमेंट हो रही होती है साथ साथ में। फिर तो इस तरह ये क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। और ये भी आपको मालूम हो कि साइट क्या होती है इसकी, साइट ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, ये बेसिकली आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है किस चीज़ का, थैलाक्वाइड का, प्रत्योग्रैनम। ये ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, थैलाक्वाइड्स। ये आपके पास थैलाक्वाइड का स्ट्रक्चर आ जाता है। ये इसके अंदर क्या होता है, इंटीरियर ऑफ थैलाक्वाइड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ थैलाक्वाइड। ये इंटीरियर ऑफ थैलाक्वाइड कहलाता है। इसको और भी क्या कहते हैं, और ल्यूमन, यानी उसकी क्या है, ये कैविटी कहलाती है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बेसिकली टेक्स प्लेस यहाँ पे, फॉर एग्जांपल फोटो सिस्टम 1 है, ये पूरी क्या है, इसकी आगे आगे हम इसको कीमोस्मोसिस में मज़ीद एलेबरेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, फोटो सिस्टम क्या है 2, और ये फिर क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है इनटू हाइड्रोजन आयन, प्लस उससे क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस उसके साथ इसमें क्या प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ हाफ O2, यानी ये ऑक्सीजन। तो इस तरह ये कहाँ पे होता है, इन द ल्यूमन ऑफ द थैलाक्वाइड या इंटीरियर ऑफ द थैलाक्वाइड में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। इसके बारे में भी आपने ख्याल करना है, MCQs में ये चीज़ लाजमी पूछी जाती है। और ये हाइड्रोजन आयन कहाँ जाएंगे, इन द ल्यूमन ऑफ द थैलाक्वाइड यहाँ इकट्ठे होंगे। जो कीमोस्मोसिस में आपने देखना होगा कि हाइड्रोजन आयन इकट्ठे होने की एक से ज़्यादा रीज़न होती हैं इन द इंटीरियर ऑफ द थैलाक्वाइड। एक रीज़न क्या होती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बनता है तभी तो कीमोस्मोसिस के ज़रिए क्या होगा, ATP की प्रोडक्शन होगी। और ये हाइड्रोजन आयन अपने ग्रेडियंट के थ्रू ATP सिंथेस से होते हुए किस में आएंगे, इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जिसके रिजल्ट के तौर पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। तो इसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, कीमोस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ से भी आपने ये पॉइंट नोट रखना है, मज़ीद इसको हम एलेबरेट करेंगे। तो बच्चों अब इसके बाद देखो हमने क्या कहा था कि फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच चुके हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से इसने कहाँ जाना है, इसने जाना है टुवर्ड्स फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाना है। और किसके थ्रू जाएगा, हमने पहले बताया था, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए ये जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन जहाँ कहाँ जाएंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स, ये हम इस तरह से शो कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एब्रीवेट करते हैं हम इसको PQ हमारे पास क्या है, प्लास्टोक्विनोन। इसको आप क्या नाम देते हैं, इसको आप कैपिटल से भी लिख सकते हैं, PQ, प्लास्टोक्विनोन। व्हाट इज दिस, प्लास्टोक्विनोन, ये प्लास्टोक्विनोन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, याद रखना। ये भी MCQs में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ से किधर जा रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनोन की तरफ जा रहे हैं। अब प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, ये आगे मूव करेंगे टुवर्ड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के मेंबर क्या है, एक तो आपके पास साइटोक्रोम B है, B के साथ B6 भी लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना आपको पता हो कि ये क्या है, B। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स PC। PC इज एब्रीवेटेड फॉर प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन क्या है, साइनिन से आपको पता चल जाए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कहलाएगी, इसको आप कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन का नाम देते हैं। तो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाएंगे और ये फिर बॉटम पे आ जाएंगे। और बॉटम पे आपके पास
P क्या आ जाएगा 700। P700 क्या है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है और एब्जॉर्प्शन P किसकी क्या है 700 है। तो इसको ये यहाँ से आपका कौन सा स्टार्ट होगा, फोटो सिस्टम 1। तो ये अब यहाँ तक जो चेन है, इस पूरी चेन को आप क्या नाम देते हो, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हो। लेकिन हमने साथ साथ ये भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, तो हमने बताया था इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ATP सिंथेसिस होती है, और उस ATP सिंथेसिस को हमने नाम क्या दिया था, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि नॉन साइक्लिक पाथवे में ये ATP प्रोडक्शन होती है, इसको क्या नाम देते हैं पूरा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम देते हैं। इसको बच्चों समझने के लिए यहाँ से आपको मालूम हो कि ये साइटोक्रोम B और ये क्या है आपके पास साइटोक्रोम B। इसके बाद इसमें हमने एक स्टेप यहाँ पे मिस किया है, क्योंकि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की बात की गई थी। तो यहाँ पे एक और साइटोक्रोम आता है, इसको नाम क्या देते हैं, साइटोक्रोम F का नाम देते हैं। तो इसको मिलाकर आप क्या नाम दोगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो आपको मालूम हो कि ये देखिए, ये हाई एनर्जी पे जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हाई एनर्जी लेवल कहलाता है। और हाई एनर्जी लेवल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे मूव करते हैं हाई एनर्जी से, फिर ये क्या होता है, ये लो एनर्जी की तरफ जाते हैं, और इस तरह से जब मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन तो इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। एनर्जी जो रिलीज़ हो रही होती है, तो उस एनर्जी के रिलीज़ होने के रिजल्ट के तौर पर क्या होता है, यानी कि यहाँ पर रिलीज़ होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है, इसमें फिर आगे चलकर जो हमने यहाँ पे बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बिल्टअप होता है कहाँ पे, इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलेक्वाइड, और फिर ये इस एनर्जी की वजह से हाइड्रोजन आयन जो होते हैं मूव करते फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी इंटीरियर ऑफ द थैलेक्वाइड, यानी ल्यूमेन से कहाँ जाएंगे, टुवर्ड द स्ट्रोमा, और उस एनर्जी के रिजल्ट के तौर पर क्या बनेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। तो लिहाजा ये एनर्जी जो है यूज़ होगी किस में, अभी हमने इसको समराइज़ कर दें तो ये कीमियो ऑस्मोसिस में, और उसके रिज़ल्ट के तौर पर क्या होगा, ATP सिंथेसिस होगी। इस ATP सिंथेसिस को चूँकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस स्टेप पे यहाँ पे ये ATP प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरह ये आपका क्या था, ये फोटो सिस्टम 2, और यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, फोटो सिस्टम 1 स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन होती है कि जब हम कहते हैं कि ये स्टार्ट बूस्टअप कैसे होगा, इसके लिए भी जो सनलाइट हम शो करते हैं, सनलाइट से ये लाइट इधर जाएगी, बाकी उसी तरह से इसमें क्या मौजूद है, इसका भी क्या है, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक्सेसरी पिगमेंट्स मौजूद होती हैं, जो कि रेजोनेंस के ज़रिए लाइट एनर्जी को कहाँ शिफ्ट करती हैं, टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर में जब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड होता है तो ये क्या करेगा, इट विल लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट इज एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये किसकी तरफ चले जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। यहाँ पे हमने क्या बताया था फोटो सिस्टम 2 में, यहाँ पे रिप्लेसमेंट जो हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की किसके थ्रू हो रही थी, फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिप्लेसमेंट हो रही थी। लेकिन यहाँ पे आप गौर कीजिए कि रिप्लेसमेंट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। इसके जो यहाँ पे होल बिल्टअप हुआ है इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, दिस होल इज फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन। हाँ, क्या होंगे, ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कहाँ से, प्लास्टोसाइनिन से आकर इस गैप को, इस होल को फिल करेंगे। तो ये भी पॉइंट बड़ा अहम है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब कहाँ पहुँच चुके हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स पहुँच चुके हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से ये क्या है, फोटो सिस्टम 1। यहाँ से आप देखें, हमने बताया था एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन जाती है। एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे बनेगी,
कि यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 से ये पास होंगे, फोटो एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। फिर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो है यहाँ से मूव करेंगे, किधर जाएंगे, टुवर्ड्स फेरिडॉक्सिन। व्हाट FD स्टैंड्स फॉर व्हाट, फेरिडॉक्सिन। अब फेरिडॉक्सिन क्या है, ये भी आयरन कंटेनिंग क्या होती है, प्रोटीन होती है। इसको हम क्या कहते हैं, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है फेरिडॉक्सिन। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चूँकि इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसको रिड्यूस कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस का नाम समटाइम दिया जाता है। तो ये भी आप नॉलेज के तौर पर इसको नोट कर सकते हैं, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। लिहाजा अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, फेरिडॉक्सिन की तरफ चले गए, ये इसकी तरफ आ जाएंगे। अब फेरिडॉक्सिन के बारे में आपने बताना है कि यहाँ पे अब एक एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, और उस एंजाइम का नाम क्या है, दैट एंजाइम इज नेम्ड एज NADP रिडक्टेज। उस एंजाइम को क्या कहेंगे, NADP रिडक्टेज। तो इस एंजाइम का नाम क्या है, NADP रिडक्टेज। इसका काम क्या होगा कि यहाँ से इसने क्या लेने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इट विल कैरी इलेक्ट्रॉन्स। ये NADP रिडक्टेज कहाँ प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, ये ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड, ये मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड पे प्रेजेंट होता है। और ये फिर इसका काम क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा फेरिडॉक्सिन से, और इसके बाद इसने क्या करना है, NADP क्या किस फॉर्म में, ये अभी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ये NADP जो होगा ये फिर किस में इसको कन्वर्ट करेगा, इनटू NADPH+H+। इसके साथ मज़ीद एडिशन यहाँ पे किस चीज़ की होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस इसमें एडिशन किस चीज़ की होगी, यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स। ये आप देख सकते हैं कि NADP 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से मिलते हैं, ये फेरिडॉक्सिन से मिलते हैं। और जबकि चूँकि NADPH की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, इन दी स्ट्रोमा ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा में होती है। तो ये हाइड्रोजन भी उसको कहाँ से मिलेंगे, फ्रॉम दी स्ट्रोमा ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट। ये भी पॉइंट बड़ा अहम है कि NADP की प्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है, स्ट्रोमा। ATP की प्रोडक्शन कहाँ होती है, इन दी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी बच्चों पॉइंट बड़े अहम है। ये ना हो गया आप समझें कि जी उसमें इंटीरियर ऑफ द थैलेकॉइड कहते हैं, या ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड कहते हैं। मालूम हो ATP की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, यहाँ पे हमने बताया था, ये ल्यूमन ऑफ द थैलेकॉइड से हाइड्रोजन आयन अपने ग्रेडियंट के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कहाँ आएंगे, इन द स्ट्रोमा। और यहाँ पे क्या होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ATP बनता है, इसको कीमोऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या है कि NADPH की प्रोडक्शन हो रही है, कहाँ पे, इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके सामने आ गई, और आपके पास नेट प्रोडक्शन क्या आ गई, नेट प्रोडक्शन यहाँ पे हम इस तरह से शो करेंगे। एक तो आपके पास क्या आया, NADPH, और दूसरी चीज़ आपके पास क्या आई, ATP। तो इसमें आप गौर करेंगे जो नेट प्रोडक्शन हमें मिलती है वो होती है एक ATP, और यहाँ पे क्या NADPH बनता है। लाइट रिएक्शन में आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई शुगर, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बनती। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी सोलर एनर्जी किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ATP क्या है, केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। NADPH क्या प्रोवाइड करता है, रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करता है। तो इसे हम ओवरऑल क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक कहने की एक और वजह बच्चों देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से, सनलाइट से आ रहे, किस में जा रहे, P680 में जा रहे हैं, और फिर ये इस फ्लो में होते हुए कहाँ जाकर एंड इसका कहाँ पे होता है, NADPH होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस इधर नहीं आ रहे, तो लिहाजा इसको हम साइक्लिक नहीं कह सकते। तो ये क्या कहलाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसी वजह से इसको हम कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आपको ये पता हो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, तो उसके लिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए बच्चों कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हमने देखनी है कि उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, कि जिन कंडीशंस में ये नॉन साइक्लिक से साइक्लिक में चला जाता है। प्रीडोमिनेंट टाइप क्या है, नॉर्मल रूटीन में कौन सा होता है,
ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है। लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या होगा कि नॉन साइक्लिक इसमें साइक्लिक में चला जाता है। अब वो कंडीशंस क्या है, पहले तो हमें वो कंडीशंस का पता हो, फिर उसके बाद हमने देखना है कि ये नॉन साइक्लिक साइक्लिक में कैसे चला जाता है। उसमें मेन जो रीज़न पहले बनती है वो ये होती है कि व्हेन क्लोरोप्लास्ट इज डेफिशिएंट ऑफ एटीपी, उसमें एटीपी की कमी हो जाए। एटीपी की कमी होगी तो ये आपको मालूम हो कि डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में यानी केल्विन साइकिल में प्रॉपरली एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं और NADPH भी रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम कहते हैं कि एक ट्रायोज एक G3P मॉलिक्यूल ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए, एक ट्रायोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल में अगर आपको 9 ATPs रिक्वायर्ड होते हैं और 6 आपको क्या रिक्वायर्ड होते हैं, 9 ATP रिक्वायर्ड होते हैं और 6 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ATP की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली ये क्या होगा कि केल्विन साइकिल फिर नहीं चल पाएगा। तो लिहाजा सवाल ये पैदा होता है ATP की डेफिशिएंसी होती क्यों है। इसकी कई रीजंस होती हैं बच्चों। इसकी रीजंस में ख़ास तौर पर हम ये बताते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें और भी बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, यानी जैसे मिसाल के तौर पर क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, इसमें राइबोसोम भी होते हैं, इसका अपना DNA भी होता है, तो ये क्या है अपनी प्रोटीन्स भी बना रहा होता है, तो इसको वहाँ पे भी ATPs रिक्वायर्ड होते हैं। ATP उधर भी यूज़ हो रहे हैं कि नॉर्मली हमने बताया केल्विन साइकिल में NADPH के मुकाबले में ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, तो लिहाजा ये इसमें ATP क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और ATP जब कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे NADPH जो होता है, ये जो कि NADP रिडक्टेज एंजाइम जो ये NADP इसकी अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डार्क रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा, ये यूटिलाइज हो ही नहीं रहे, तो ATP की वैसी ही डेफिशिएंसी है। तो लिहाजा ये फीडबैक इनिबिशन के तौर पर क्या करेंगे, NADP रिडक्टेज को इनिबिट करेंगे, लिहाजा ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अब रिसीव नहीं करेगा। जब ये फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि आरसी तौर पर यानी टेम्परेरीली क्या हो गया, ये एंजाइम क्या हो गया, इनिबिट हो चुका है। किसकी वजह से, इस NADP की वजह से। इस NADP की वजह से क्या होगा, ये इनिबिट हो जाएगा और इनिबिशन की वजह से अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करेगा। तो लिहाजा बजाय इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से NADP रिडक्टेज की तरफ जाए, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फिर किधर आ जाएंगे, टुवर्ड्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ आ जाएंगे। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन फिर आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स फोटोसिस्टम 1 P किसकी तरफ आएंगे, P700 की तरफ, और यहाँ से फिर जाएंगे किधर, टुवर्ड्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और फिर किस में जाएंगे, यही फेरिडॉक्सिन एंड सो ऑन। ये क्या बन जाएगा, साइकिल। इसको आप क्या कहेंगे, साइकिल का नाम देंगे। इस तरह से हम इसको एरो के साथ यहाँ पे ले आते हैं। ये देखिए, इसको हम एरो के साथ क्या ले आए, यहाँ पे ले आए। किस तरफ ले आए इसको हम, ये हम बता सकते हैं कि ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ इसको आप ले आए, यहाँ पे इसको ले आते हैं। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फेरिडॉक्सिन से होते हुए कहाँ आएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे। यहाँ से जब गुजरेंगे तो आपने देखा है कि क्या होगा कि ऑस्मोसिस के ज़रिए फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस हो रहा है, ATP प्रोडक्शन होगी और फिर इलेक्ट्रॉन वापस किधर आएंगे, यहाँ पे यानी P700 की तरफ, और फिर इस तरह से ये अगेन अपने पार्ट्स की तरफ जाएंगे। ये से हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम देते हैं। इसमें अहम चीज़ याद रखनी बच्चों कि यहाँ पे हमने दिखाया था, बताया था आपको कि ये क्या है, नॉन साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक में आपने ये चीज़ नोट की थी कि यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आपने देखना है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन घोल बिल्टअप होता है, इसकी रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है, प्लास्टोसाइनिन करता है। ओके, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इसकी रिप्लेसमेंट होती है। फिर इसी तरह से देखिए कि जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा तो इस साइक्लिक में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। और इसमें तीसरी अहम चीज़ क्या है, थर्ड पॉइंट इसमें जो नोट करने वाला है वो क्या होता है कि NADPH जो है ये भी प्रोड्यूस नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन किसकी होती है, ATP की होती है। और जब ATP बनते 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 इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, सफिशेंट हो जाती है, तो जो रिक्वायरमेंट है केल्विन साइकिल के लिए वो रिक्वायरमेंट अचीव हो जाती है, तो दोबारा से क्या होगा, नॉन साइक्लिक से दोबारा किस में चला जाएगा, प्री डोमिनेंट टाइप, यानी वो दोबारा नॉन साइक्लिक पाथवे में जो रूटीन में चल रहा होता है ये उस पर वापस
चला जाता है। तो इसमें बच्चों अब आपको थोड़े से डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि इसमें डिफरेंसेस कहाँ से कैसे आप बता सकते हो। कि यहाँ से सबसे पहले आप गौर करें कि एक पहला पॉइंट आपको यहाँ बताते हैं, फोटो सिस्टम 2 में जो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन डोनर है यहाँ पे कौन है, दैट इज़ P680 है, यानी फोटो सिस्टम 2 से। और यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है, P700 है। ओके, ये यहाँ पे अब क्या ये पॉइंट सही है जो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनर इसमें पहला कौन सा नॉन साइक्लिक में P680 है? नो, P680 नहीं है, बल्कि यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, वाटर मॉलिक्यूल है। किस में, ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर इज वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है, P700, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाता है। इसी तरह से रेसिपिएंट, लास्ट रेसिपिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट आप देख सकते हैं नॉन साइक्लिक में कौन है, दैट इज NaDPH, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाता है। जबकि इसमें फर्स्ट भी P700 है और लास्ट भी कौन सा है, P700। यहीं से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जाते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड अगेन यहीं से फिर लूज होते हैं। तो यहाँ से लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, P700। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है, दैट इज आल्सो P700, यानी इसमें रिसीव, ये लास्ट रिसीव करने वाला भी है और फर्स्ट डोनर भी है। और यहाँ पे फर्स्ट डोनर कौन सा है, वाटर मॉलिक्यूल, और लास्ट एक्सेप्टर कौन सा है, NaDPH। ये पॉइंट भी आपको बच्चों क्लियर होना चाहिए कि आपको ये किस तरीके से हम इस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। और जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं कि ख़ास तौर पर जो डिफरेंसेस में आपसे पूछा जा सकता है, उन डिफरेंसेस का आपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है। कि मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका। जो चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं, हाईलाइट की गई हैं, वो भी आपको बताई गई हैं। और जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आया वो भी मैंने अलहदा से आपको पॉइंट बताया है। लेकिन कोर सिलेबस, कोर पॉइंट, कोर सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं, उनको स्पेसिफिकली आपने देखना है। तो यहाँ तक था बच्चों ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अब इसमें एक अहम चीज़ है, वो हम इसको डिस्कस करते हैं, वो क्या है, कीमोऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बाद हमने डिटेल से अब क्या देखना है, कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले देखिए कि इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स, यानी हाइड्रोजन आयन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं। तो पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन किस दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान बाय किसके जरिए, बाय द electrons, by the electrons transport chain by the electron transport chain across the membrane of thylakoid, across the membrane of thylakoid into the stroma, to produce what, ATP। इसको क्या कहेंगे, इस कॉल्ड what, कीमोऑस्मोसिस। और कीजिएगा, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयंस कब, फोटोसिंथेसिस के दौरान, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड इनटू द स्ट्रोमा टू प्रोड्यूस ATP। यानी हाइड्रोजन आयन कहाँ से मूव करेंगे, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द थैलेकॉइड, यानी ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड से मूव करेंगे इनटू द स्ट्रोमा। अब इसमें याद रखना बच्चों कि जो
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं किस में, इन द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स, यानी जिसको आप ग्रेनम भी कहते हैं, यहाँ पर होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स कहाँ पे होते हैं, इन दी मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए पॉइंट कि जो ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर कहाँ पे होंगे, इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड ये पाए जाते हैं। इसी तरह बच्चों देखो कि एटीपी और एनएडीपी जो कि प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है कि एटीपी एंड NADPH ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और प्रोड्यूस्ड ऑन दी स्ट्रोमा साइड, किस तरह, स्ट्रोमा साइड सरफेस ऑफ थैलेकॉइड। ये थैलेकॉइड की वो सरफेस जो किस तरफ है, टुवर्ड द स्ट्रोमा है। थैलेकॉइड की वो सरफेस जो टुवर्ड द स्ट्रोमा है, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है एटीपी और NADPH की। याद रखिएगा, इन द ल्यूमन ऑफ द थैलेकॉइड या द इंटीरियर ऑफ द थैलेकॉइड में एटीपी और NADPH की प्रोडक्शन नहीं होती। कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा में स्पेसिफिकली कहाँ होगी, साइड सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड होगी। याद रखिएगा, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करता है, ETC का मतलब हमने क्या बताया था, एब्रीवेट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये क्या करता है, पंप, ये पंप करेगा क्या चीज़ को, एडिशनल हाइड्रोजन आइंस को, एडिशनल हाइड्रोजन आइंस को यानी प्रोटॉन्स को अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, across the thylakoid membrane, across the thylakoid membrane। ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये क्या कर रहा है, पंप कर रहे हैं एडिशनल हाइड्रोजन आयन को अक्रॉस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, कहाँ पे, इनटू द थैलेकॉइड स्पेस। of thylakoid in the thylakoid space का मतलब फिर क्या आएगा, वही ल्यूमन यानी इंटीरियर ऑफ द थैलेकॉइड। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है, पंप करती है एडिशनल हाइड्रोजन आइंस। यहाँ पे देखिए की पॉइंट आपके पास आ रहा है, एडिशनल हाइड्रोजन आइन अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड इन द थैलेकॉइड स्पेस, उसके लेबर की तरफ। अब जो एनर्जी यूज़ होती है इसमें पंपिंग ऑफ प्रोटॉन के लिए, वो कहाँ से आती है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द एनर्जी इसमें लिए जो एनर्जी यूज़ होगी, यूज्ड फॉर, एनर्जी अब यूज़ होगी फॉर द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, फॉर द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स के पंपिंग के लिए जो एनर्जी यूज़ होगी ये कहाँ से आएगी, कम्स फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ से इसको एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी जो होती है क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इसको एब्रीवेट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एनर्जी, और ये स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये किस सूरत में स्टोर होगी, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट
हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट की सूरत में स्टोर होगी ये एनर्जी। कहाँ पे? अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। This energy is transformed into potential energy stored in the form of hydrogen ion gradient. Where? Across the membrane, across the membrane. तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो बच्चों कि ये इस तरह से क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है, किस में तब्दील होती है? इनटू पोटेंशियल एनर्जी में ये चेंज हो जाती है। तो इस तरह ये भी हमें पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें देखें कि एक अहम चीज़ इसमें हमने क्या बतानी है कि हाइड्रोजन आयन जो है ये मूव करते हैं डाउन द ग्रेडियंट। हाइड्रोजन आयन जो मूव करेंगे, हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे डाउन द ग्रेडियंट। डाउन द ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? यानी फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो याद रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन आयन है अब मूव करेंगे डाउन द ग्रेडियंट थ्रू स्पेशल कॉम्प्लेक्स। किसके थ्रू जाएंगे? थ्रू स्पेशल कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या नाम देंगे? दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एटीपी सिंथेस का नाम देते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एटीपी सिंथेस, इसको एटीपी सिंथेस का नाम देंगे। इस डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन के दौरान एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है ड्यूरिंग दिस डिफ्यूजन, इस डिफ्यूजन के दौरान ऑफ किसके? प्रोटॉन्स। एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ electrons is used to make what? ATP। तो इस तरह से ये क्या है आपके सामने, इसे हम क्या कहते हैं? कीमो ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो की पॉइंट्स आपको बच्चों क्लियर होने चाहिए कि पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग photosynthesis by electron transport chain across membrane of thylakoid into the stroma to produce ATP, इसको हम क्या कहते हैं? कीमोस्मोसिस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये क्या करती है कि मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड में पाई जाती है। ATP और NADPH जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? साइड सरफेस ऑफ द थैलाकॉइड, कहाँ पे? इन द स्ट्रोमा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पंप करती है क्या चीज़? एडिशनल हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्या वजह होती है हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बनने की, वो हम यहाँ पे शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शो किया है, ये आपके सामने, ये एक थैलाकॉइड आपके सामने शो किया गया। व्हाट इज़ दिस? इसको आप वन थैलाकॉइड इस तरह से सिर्फ समझने के लिए आपको समझाइए। इसकी क्या है? मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन में आपको बताया गया था कि फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोसिस्टम 1, और उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पाई जाती है? इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड। और ये इसका क्या कहलाता है? ल्यूमेन। ये इसका ल्यूमेन यानी इसका इंटीरियर ऑफ द थैलाकॉइड इसको हम कहते हैं। तो अब आपको मालूम हो कि यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे शो करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो कि फॉर एग्जांपल ये हमने शो किया है फोटोसिस्टम, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है और उसको नाम क्या देते हैं? P680 का नाम देते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो P680 यानी इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की मदद से क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये स्प्लिट होता है किस में? इससे आप देखते हैं हाइड्रोजन आयन बनते हैं, हाइड्रोजन आयन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। इससे क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। और कितने? ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन्स, और फिर इसके साथ क्या शो करते हो? हाफ फोटो एटॉमिक ऑक्सीजन। वो हमने बताया था बाद में दूसरे एटम के साथ मिलकर क्या बनाती है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और यही फिर एयर में जाती है टू रिप्लेनिश द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव। ये फोटो सिस्टम से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये किस तरफ चले जाते हैं? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ चले जाते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
चेन की तरफ चले जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, फोटो किससे, ये फोटो सिस्टम। तो यहाँ पे आपको मालूम हो कि प्लास्टोक्विनोन का हवाला हमने दिया था कि प्लास्टोक्विनोन होता है PQ स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के पास जब ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो याद रखिएगा कि प्लास्टोक्विनोन जो है इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या होता है कि यहाँ बाहर क्या है, बाहर आपको मालूम होना चाहिए सारा का सारा, यानी ये क्या है आपके पास, व्हाट इज़ दिस, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये इंटीरियर ऑफ द थैलेकॉइड ल्यूमेन, बाहर सारा का सारा क्या है इसका स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा ये सारे यहाँ पे सारा क्या है स्ट्रोमा है, कीप इन योर माइंड। तो इसके साथ क्या मिलते हैं प्रोटॉन, ये प्रोटॉन कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द स्ट्रोमा किसका है, ये स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है बेसिकली, यहाँ से आ रहे हैं क्या चीज़, ये हाइड्रोजन आयन भी। इससे क्या बनेगा, इससे ये जब आप इसको हम शो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, इससे PQH2 बन जाता है। PQH2 फिर ये अब क्या करेगा आगे, आपको मालूम है क्या होता है यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होगा। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि इसमें साइटोक्रोम B6 होता है और इसके बाद F होता है, इसको हम क्या कहते हैं साइटोक्रोम B एंड F कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे से ये जब ये स्प्लिट होगा यहाँ से, तो फिर इलेक्ट्रॉन तो है वो तो आगे चले जाएंगे, प्रोटॉन जो होते हैं कहाँ से होके साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होते हुए ये प्रोटॉन्स किस में आ जाएंगे, इनटू द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड। पहले हाइड्रोजन कहाँ से आए थे, बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, अब कहाँ से आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू इनटू द ल्यूमेन। यहाँ पे हमने एक पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम एडिशनल हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड इन द थैलेकॉइड स्पेस, यानी ल्यूमेन में। इसकी आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगी कि ये जो एडिशनल आपको पास हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, तो एक सोर्स क्या हो गया हाइड्रोजन का, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इसमें आ गए। दूसरा इसमें क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में खास तौर पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आपके किस में आ गए, इन द ल्यूमेन, दूसरा इसका वे हो गया। फिर उसके बाद आपको मालूम हो यहाँ पे क्या है, आगे चलकर आप आगे चाहते हैं क्या आएगा, प्लास्टोसाइनिन आएगा। प्लास्टोसाइनिन के बाद यहाँ पे क्या होता है फोटोसिस्टम 1 होता है, ये फोटोसिस्टम 1 है। और इसमें भी आपको मालूम हो कि आगे चलकर एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है, फेरिडॉक्सिन आता है। फेरिडॉक्सिन के बाद हमने क्या बताया था, फेरिडॉक्सिन के बाद NADP रिडक्टेज, वो भी एंजाइम कहाँ मौजूद है, इसी सरफेस में मौजूद होता है। और उसका काम क्या होता है, NADP जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है, इसको ये क्या करता है कि इसको कन्वर्ट करता है इनटू NADPH और प्लस उसके साथ क्या है HI। तो इसी तरह इसमें क्या चीज़ एडिशन हो रही है, आप देख सकते हैं इसमें एडिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और फिर इसमें एडिशन किस चीज़ की हो रही है, दैट इज़ प्रोटॉन की। तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोटॉन जो है ये फिर किसका हिस्सा बन रहा है, NADPH का। तो एक तरफ तो ये देखें कि यहाँ से ये जो हमने बताया था प्लास्टोक्विनोन और इसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से आ रहे हैं। डायरेक्टली क्या बताया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू आ रहे हैं। इनडायरेक्टली हम क्या बता रहे हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू आ रहे हैं। मजीद डिटेल आपको बताइए, PQ किस में, PQH2 में कन्वर्ट होता है, फिर ये स्प्लिट होता है, फिर ये जनाब क्या इलेक्ट्रॉन आगे और प्रोटॉन को किस में दे देता है, इनटू द इंटीरियर ऑफ द थैलेकॉइड। तो आपने गौर किया कि यहाँ पे इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट क्या हो रहा है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये क्या हो रहे हैं, ये इसमें कंज्यूम हो रहे हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन कंज्यूम हो रहे हैं, तो लिहाजा स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। और दूसरी तरफ आप देखें कि ये जो ल्यूमेन है इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो एक वजह बन जाती है कि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट मिल जाता है, यानी यहाँ पर आपको हाई कंसंट्रेशन किस चीज़ की मिल जाएगी, हाइड्रोजन आयंस की मिल जाएगी। ये इस तरह से हमने अभी आपको बताया था ये चीज़
कि इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो एनर्जी यूज्ड फॉर द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मिलती है। दिस एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी जो होगी स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट की सूरत में। क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और फिर ये हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे डाउन द ग्रेडियंट फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। उसके लिए बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है इसमें आपको पहले बताया गया था क्या होता है, इसमें स्पेशल कॉम्प्लेक्स होता है जिसको आप नाम देते हैं। सिंपली यहाँ पे हम शो कर रहे हैं ये इस तरह से। ये क्या होता है? इसका ये कॉम्प्लेक्स होता है। इस कॉम्प्लेक्स को क्या नाम देते हैं? एटीपी सिंथेज। ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? एटीपी सिंथेज। इसके थ्रू क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये जो यहाँ पे ग्रेडियंट बना था, ये हाइड्रोजन आयन जो है ये मूव करेंगे एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी इंटीरियर ऑफ द थैलेकॉइड से हाइड्रोजन आयन मूव करते हुए किधर जाएंगे? टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ द टुवर्ड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी दैट इज़ यूज्ड, हमने क्या बताया था कि इस डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन के दौरान क्या होगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसके साथ क्या मिलेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और उससे क्या बनेगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी बना है ये बेसिकली आपको मालूम हो कि ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस जो कि बन रहा है, चाहे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो चाहे वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दोनों में ये जो एटीपी प्रोडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसे हम क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम देते हैं। तो ये आपके सामने बच्चों क्या है? कीमो ऑस्मोसिस। इसको कीमो ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। बस की पॉइंट आपको ये याद रखने हैं कि वेयर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। क्वेश्चन पूछा जाता है इन द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इन द इंटीरियर ऑफ द थैलेकॉइड या ल्यूमन में हो रहा है। फिर उस तरह से देखिए कि एडिशनल इसमें प्रोटॉन कहाँ से आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू आ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन आपको बताई है कि PQ पहले PQH2 में कन्वर्ट होगा, फिर PQH2 अपने क्या इलेक्ट्रॉन आगे देगा और प्रोटॉन को किसके थ्रू? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू कहाँ भेज देगा? इनटू द इंटीरियर ऑफ द थैलेकॉइड। तो ये दो सोर्सेज से इंटीरियर ऑफ द थैलेकॉइड में हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बनता है। और फिर ये किसके मुकाबले में? स्ट्रोमा के मुकाबले। स्ट्रोमा में क्या होने चाहिए? प्रोटॉन कम होने चाहिए। इसकी कम होने की वजह क्या है? PQ जो है प्लास्टोक्विनोन, ये PQH2 में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन यूज़ कर रहा है। फिर NADPH में कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? इन दी स्ट्रोमा में हो रहा है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन क्या होता है? कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो लिहाजा ये दो रीज़न इसमें कम होने की हो जाती है और ये दो रीजंस यहाँ पे इसके ज़्यादा होने की हो जाती है। इसलिए हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बनता है। तो इसमें क्या होता है? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी बनती है। फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से ये प्रोटॉन जो है क्या करते हैं? मूव करते हैं अलॉन्ग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी इंटीरियर ऑफ द थैलेकॉइड से, ल्यूमन ऑफ द थैलेकॉइड से ये प्रोटॉन जाते हैं टुवर्ड द स्ट्रोमा। और उसके रिजल्ट ये जो है इस डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन के दौरान एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो यूज़ होती है टू मेक ATP फ्रॉम ADP। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कीमो ऑस्मोसिस। तो आई होप दैट स्टूडेंट ये इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई आपके माइंड में क्यूरी हो तो जब हमारी लाइव डिस्कशन होगी जूम पे तो इंशाल्लाह उस पर फिर आपको मज़ीद इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। ओके, थैंक यू।